रक्त, ब्लड, जिसे हम रुधिर भी बोलते हैं, रक्त के कार्य, रक्त कणिकाओं के प्रकार, इस पर हम चर्चा करते हैं। रक्त, रुधिर, ब्लड। क्या है रक्त या रुधिर? पहले हमें एक बात समझना होगी। जो जंतु होते हैं उनमें विभिन्न अंगों ऊतकों का जो संयोजन होता है वो एक खास तरह के जंतु ऊतकों की मदद से होता है। मतलब अंग और ऊतकों का जो संयोजन बनता है वो एक खास तरह के संयोजी ऊतकों से होता है, जिन्हें हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। और जो संयोजी ऊतक होते हैं, जैसे कि ये रक्त है, ब्लड है, इनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है। मतलब ये इस तरीके से जुड़ी नहीं होती, बल्कि ये एक स्थान के अंदर, मतलब अंतरकोशिकीय मैट्रिक्स या साधात्री में धसी हुई होती है। और जो मैट्रिक्स होता है वो जेली की तरह तरल होता है, सघन होता है या डेंस हो सकता है। तो ये आपके जो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की खासियत होती है। अब ब्लड की बात कर लें, रक्त की बात कर लें, तो जो रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक है। मतलब संयोजी ऊतक तो है, पर कैसा है? तरल है, द्रव है। और जो रक्त का तरल मैट्रिक्स भाग होता है, जिसमें ये इस तरीके से कणिकाएं निलंबित होती है, सस्पेंडेड होती है, इस तरल मैट्रिक्स भाग को कहते हैं प्लाज्मा। तो देखिए ये पूरा आपको पीले वाला भाग जो है दिखाई दे रहा होगा, ये प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं हैं, देखिए रेड वाली, ठीक है। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं, देखिए ये वाली, अलग अलग टाइप्स की। और इसमें प्लेटलेट्स हैं। ये इसके अंदर क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, निलंबित रहते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, नमक होता है, हार्मोन भी होता है। प्लाज्मा के बारे में आपने अभी कोविड के समय, अभी अब जो हमारा जो संक्रमण चल रहा है उसमें आपने प्लाज्मा के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो जो कोरोना है, इस दौर में प्लाज्मा के बारे में जो आपने सुना है, एक्चुअली वो उसमें क्या है कि ये जो प्लाज्मा होता है इसके प्रोटीन में एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में मदद करते हैं। और इसी प्लाज्मा का यूज़ किया जा रहा है ये कोविड-19 में, इसके उपचार में। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, वापस अपनी बात पर आ जाते हैं। तो रक्त के तरल मैट्रिक्स भाग को प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा में ये लाल रक्त कणिकाएँ, आपकी श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी पाए जाते हैं। एक एक के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इसका भाग है उसमें बात करें तो इसमें लाल रक्त कणिकाएँ या कोशिकाएं, जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्त कणिकाएं एक्चुअली क्या है? इरिथ्रोसाइट्स इनको बोला जाता है अंग्रेजी में। और ये इस तरीके से देखिए डिस्क के आकार की कोशिकाएं होती है, डिस्क के आकार वाली, और बीच में से ये दबी हुई होती है, मतलब कॉन्केव इनका शेप होता है। इनको माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हैं। इनमें क्या होता है कि एक लाल वर्णक होता है, रेड पिगमेंट होता है, और इसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, उस रेड पिगमेंट को। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करता है और शरीर के विभिन्न अंगों और विभिन्न अंगों के साथ साथ अंततः कोशिकाओं तक ले जाता है। और इसकी उपस्थिति के कारण ही ब्लड कैसा होता है? लाल होता है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेकर चलता है और शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये लाल रक्त कणिकाएँ जो है इसमें होता है हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट होता है, लाल वर्णक होता है, याद रखिएगा। दूसरा हमारी जो कोशिकाएं हैं या कणिकाएं वे हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। इसको अंग्रेजी में ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट्स क्या होता है? ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है? ये संक्रमण से लड़ते हैं ल्यूकोसाइट्स और हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो ये कई तरह के होते हैं ये, और इनके डिफरेंट वर्क्स होते हैं, और ये रोग कारकों को खा जाते हैं। मतलब हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में WBC सैनिक की तरह है। ये गोल आकार के हो सकते हैं या अनियमित आकार के भी होते हैं, इरेगुलर शेप्स भी होता है। इनको भी आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और एक और हमारा है ये जो वो है
पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। तो ये तीसरी तरह की कोशिकाएं हैं, प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती है। ये इस तरह से छोटी गोलाकार या अंडाकार रंगहीन कोशिकाएं होती है और ये पूरे शरीर में भ्रमण करती है और चोट लगने या कटने के स्थान पर जहाँ पर भी रक्त का स्त्राव हो रहा होगा तो ये रक्त का थक्का बनाकर उस रक्त स्त्राव को क्या कर देती है, रोक देती है। तो इस तरीके से ये रक्त कणिकाएं हमारे लिए बहुत काम की है। और ये जो रक्त है उसके प्लाज्मा में, उसके मैट्रिक्स भाग में, उसके लिक्विड मैट्रिक्स पार्ट में ये लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं, निलंबित रहते हैं, उसमें रहते हैं। और प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी अदा कर रहे हैं। अलग अलग इनके रोल्स भी हैं और ब्लड के रूप में इनकी एक खास भूमिका, मिलीजुली भूमिका भी हो जाती है। तो हमने ब्लड या रक्त के बारे में जो बात समझी वो ये है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है और परिसंचरण तंत्र का क्या है, ये आधार है। और हृदय, अब परिसंचरण तंत्र की बात कर लें थोड़ी सी तो एक लाइन में अपन समझ सकते हैं कि हृदय और रक्त वाहिनियाँ, जिसमें रक्त हैं तो हृदय रक्त और रक्त वाहिनियाँ कर लें या हृदय और रक्त वाहिनियाँ बाइंड होकर या संयुक्त रूप से हमारे शरीर का जो है परिसंचरण तंत्र बनाती है। और इस परिसंचरण तंत्र का जो पूरा बेस है वो है ब्लड, जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। रक्त के कई कार्य हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से अगर हम कहें, क्योंकि हमारे जीवन का तो आधार है, तो हम कहें कि अगर रक्त के कार्यों को, तो अगर मैं 4 लाइन में सारे कार्यों को समेटने की कोशिश करूं तो आप रक्त के कार्य को देख सकते हैं कि रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों, मतलब गैसों को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर के पचे हुए भोजन, है ना, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करते हैं। ये क्या करते हैं, भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक ले जाते हैं और शरीर के सभी भागों से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एकत्र करके यकृत और वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाते हैं। तो ये रक्त के कार्य हैं। अगर इनको एक कॉम्पैक्ट साइज तरीके से लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये गैसों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं, शरीर के जो पचे हुए भोजन है उसको सभी कोशिकाओं तक ले जाते हैं, ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक ले जाते हैं, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को भी शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करने का काम करते हैं और ये अपशिष्ट पदार्थों का भी निष्कासन करने में मदद करते हैं। तो ये रक्त के कार्य हो गए। और अगर इन्हें एक एक करके भी देखना हो तो रक्त जो है पाचित भोजन को छोटी आंत, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से शरीर के अन्य भागों तक ले जाते हैं। तो ये जैसे जो भोजन को ले जाने का काम है उसकी बात हो रही है। और क्या करता है रक्त जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। अब फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है तो फिर क्या करेगा, ये शरीर की कोशिकाओं से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों तक भी पहुंचा देगा, है ना। तो ये काम भी इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं। फिर ये जो है शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने और उनके परिवहन का काम करता है, यूरिया आदि को ये निकालता है, ठीक है ना। और ये हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। अब ये एक्चुअली हार्मोन का शरीर में संवहन कैसे होता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उससे हार्मोन लेकर ये शरीर में भेजने का काम करता है। और प्रतिरक्षात्मक कार्य भी ये करता है। अभी हमने देखा था इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में भी, तो ये प्रतिरक्षा कार्य भी करता है। साथ में हमने देखा था कि ये शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य भी करता है। तो ताप नियंत्रण का कार्य भी रक्त के माध्यम से होता है। और अगर हम देखें कि ये शरीर के पीएच नियंत्रण का कार्य भी ये करता है, तो अगर आप चाहें तो ताप नियंत्रण के साथ साथ पीएच नियंत्रण का कार्य भी आप इसमें लिख सकते हैं। और शरीर में जल का जो वितरण है वो भी तो रक्त के माध्यम से ही होता है। तो शरीर में पोषक तत्वों को ले जाने का कार्य भी इस रक्त के माध्यम से होता है। तो ये रक्त के विभिन्न कार्य हैं जिन्हें आप दर्शा सकते हैं। धन्यवाद।